गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय का अध्ययन करेंगे। क्या आपको या कक्षा 7 में एक पाठ था, बाजार में एक कमीज। उसमें क्या बताया गया था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय यानी खरीदने और बेचने वाले का चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, टी रोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं और बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि मजदूर को पूरा मेहनत या पूरा मेहनताना मिले। तो इस पाठ में आप देखें कि आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों की मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैरकानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ता कौन, बनी हुई वस्तु का जो उपयोग लेते हैं, के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। ये देखो, अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले कर्गों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम बिजली से चलने वाले कर्गों को कहते हैं। यह 4 से 6 कर्गों की इकाई, छोटी इकाई है। इन कर्गों के मालिक खुद पर उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। ये जानी हुई बात है, बिजली से चलने वाले कर्गों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती है। यहाँ पर देखो बहुत सारे कर्गे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक तालिका भी बनाई गई है जिसको आपको पढ़ना होगा। तो न्यूनतम मेहनताना कानून, इसमें निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों है? बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते, क्योंकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये कानून किसके हित में है? ये कानून सारे मजदूरों, खासतौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब कार्यस्थल पर, अब आगे देखो, सरकार तो कानून बना देती है, यही काफ़ी नहीं होता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोरों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए,
प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों जहाँ पर काम किया जा रहा है का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूर वो होता है कि सालों साल काम करने के बाद भी उसको पैसे नहीं मिलते। संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम कुछ ऐसे सवालों की पड़ताल करेंगे। यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। इधर ये छोटी बच्ची काम कर रही है जो ऐसा लगता है 14 साल से कम उम्र की है। तो सन 2011 की जनगणना के मुताबिक 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद में बाल श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में ये संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल HTTPS पेंसिल गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जिसका नाम है NCLP, के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। एक ये घटना देखिए कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उस समय। ये घटना है 24 साल पहले। भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 की रात की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि तो इस साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात को 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है और इस दुर्घटना की चपेट में आने वाले अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए।
लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तो ये देखिए सामूहिक अंतिम संस्कार भी दिखाई गया। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियाँ और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही है। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। हाँ, यहाँ पर ये जुलूस दिखाया जा रहा है यूनियन कार्बाइड, जो भोपाल में थी, अमेरिकी कंपनी। ये तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस के रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। सबूतों में पूरी तरह साफ था कि महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए थे। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यानी अभी भी वहाँ पर यही हालात है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया था। इधर देखिए यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। अब एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। होता क्या है कि विदेशी कंपनियां भारत में कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें, तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है, ताकि उसके ऊपर अधिक खर्च न करना पड़े। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो क्या था, सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटा केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखाने के लिए रात को की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे क्या पढ़ें। देखो, पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं?
और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता है। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह क्या होता है, दूसरा मिल जाता है या मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगार इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, कानून बनाने और लागू करने संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन पर कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखानों में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियाँ हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यह कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते रहे। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों को इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी मुआवजा लगाने के लिए कानून प्रक्रियाएं तय करे। अब जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल ही के वर्षों में न्यायालयों में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कड़े आदेश दिए गए। कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखानों से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्यवाही से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों को रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से ये बात सामने आई कि मध्यम वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर से बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका केवल एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। इससे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। इधर देखिए कि ये गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ये कई फैसलों में आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। विकसित देश और विषैले खतरनाक उद्योगों। ये क्या होता है कि कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे से संबंधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो इस पाठ से निष्कर्ष क्या निकलता है? चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी यदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं, उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करें और उन पर निगरानी रखें। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए
अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों से जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबके जीवन का अधिकार या सभी को जीवन का अधिकार मिल सके। कारखाने का मालिक हो, मजदूर हो या आम नागरिक हो, जीवन सभी का कीमती है। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है, हमें और आगे जानकारी प्राप्त करनी है।